आईवीएफ के थ्रू जब आप कंसीव करते हो कोई भी खातून, तो उसमें सक्सेस रेशो कितना होता है कि ये जो कंसेप्शन है ये डिलीवरी की तरफ जाएगी? ओके, ऑल राइट। सो जैसे मैंने कहा कि एवरेज सक्सेस रेट 33% के करीब कोट किया जाता है। अगर ओके। हमें एक गुड क्वालिटी 5 डे का एम्ब्रियो बहुत अच्छा बनता है तो हम्म। सक्सेस रेट इज 50% तक भी हो सकता है। राइट। ठीक है। फॉर अ यंग पेशेंट ये सक्सेस रेट बढ़ के 60 से 70% तक भी हो सकता है। ठीक। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इसको 33% अगर आप कंजर्वेटिवली कोट करते हैं और आपको उससे ज़्यादा सक्सेस मिलती है, ज़्यादा बेहतर बात है बजाय इसके कि आप लोगों की उम्मीद बिल्ड करें और उसके बाद वो उम्मीद बुरी तरह से टूटे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टिक विद दैट फिगर के 33% एक एवरेज सक्सेस रेट है फॉर IVF एंड ICSI। उसके बाद देर इज चांस है, मिसकैरेज का चांस ज़रूर है उनके साथ। ओके। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी का चांस इनमें बाज़ ज़्यादा होता है। ओके। ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि वो ट्विन्स जो IVF के ज़रिए कंसीव होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन में का चांस उन प्रेगनेंसीज में बढ़ जाता है। तो उस प्रेगनेंसी को आपको उस सफ़र में भी आपको उन पेशेंट्स के साथ चलना पड़ता है। यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो एक सफ़र शुरू किया है ये एक अच्छे अंजाम तक पहुंच सके। डॉक्टर साहबा, एक खातून या लड़की जिसने आईवीएफ के थ्रू कंसीव किया है उसे अपना कितना ख्याल रखने की ज़रूरत होती है और किन किन बातों का उसे ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए? ओके। इसमें एक तो वेस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बात ज़हन में रखिए। जब मैं इंग्लैंड में काम कर रही थी वहाँ ये कॉन्सेप्ट था कि प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी था वो IVF से सॉल्व हो गया है और अब ये पेशेंट वैसे ही है जैसे एनी अदर प्रेगनेंसी। सो वो उसको एज लो रिस्क प्रेगनेंसी ट्रीट करते थे। राइट। और वो उसको इवन दे वुड अलाउ नॉर्मल बर्थ, नॉर्मल डिलीवरी फॉर दैट पेशेंट विद नो चेंजेस। हमारे यहाँ की खवातीन में एक दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, हमारा जो सोशल सेटअप है भी, अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। एग्जैक्टली। एक न्यूक्लियर फैमिली का बर्डन उठाना वर्सेस एक एक्सटेंडेड फैमिली का बर्डन को कोप करना दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सो शी वुड नीड इन आवर सेटअप, आई डू फील दैट शी नीड्स एक्स्ट्रा रेस्ट, बट इट डज नॉट मीन बेड रेस्ट। आप जहन में रखिए कि प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्लॉट्स बनने का चांस ज़्यादा हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल एडमिशन में क्लॉट्स बनने का रिस्क बढ़ जाता है जो कि जानलेवा भी हो सकता है। सो हम एक्चुअली ये एडवाइज नहीं करते कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाएं। हम ये कहते हैं कि अपनी डेली एक्टिविटीज़, रूटीन का हल्का फुल्का काम आप कर सकते हैं। अपनी आप लाइफ में हेल्दी चीज़ें खाएं, डाइट अच्छी लें, खुश रहें। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इनिशियल प्रेगनेंसी के शुरू में फॉलिक एसिड लें। दैट्स एंड देन उसको फॉलो कीजिए, एंटीनेटल केयर कीजिए। सिर्फ प्रेग्नेंट हो जाना बात नहीं है, उसके लिए उसको आगे केयर जो चाहिए उसके लिए अपनी डॉक्टर से मिलें, इन टच रहें सो दैट आपको एक अच्छी केयर प्रोवाइड की जा सके। एक आईवीएफ पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकता है या फिर उसके लिए भी सी सेक्शन ही एक अच्छा ट्रीटमेंट समझा जाता है? सो इट हैज़ बिकम अ नॉर्म इन पाकिस्तान के IVF के पेशेंट्स जो हैं वो सिजेरियन सेक्शन करते हैं। आई मस्ट एडमिट कि मैं अपने पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी ऑफर करती हूँ और मेरे जो कोई पेशेंट कीन होते हैं वो फॉर नॉर्मल बर्थ वी डू ट्राई टू डिलीवर देम नॉर्मली, अनलेस कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी को हम उस सूरत में एडवाइज नहीं करते। सो मुझे पाकिस्तान आए हुए तकरीबन 3 साल होने लगे और इस दौरान में मैंने IVF से कंसीव करने वाले पेशेंट्स नॉर्मल भी डिलीवर किए हैं। ओके। डॉक्टर मतलब इसको डिस्करेज तो नहीं करते? बहुत डिस्करेज करते हैं। एक जनरल ट्रेंड इज डिस्करेज करना, और उसकी वजह ये है कि उसको मॉनिटरिंग चाहिए, उस प्रेगनेंसी को वो केयर चाहिए जहाँ पे उसके आपको अगर आप एक ऐसी औरत को नॉर्मल डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इन केस इस बेबी की हार्ट बीट खराब होती है 15 मिनट्स में आई कैन टेक दैट बेबी आउट। और मेरे पास मेरी टीम, मेरी फैसिलिटीज ऐसी हैं कि 15 मिनट में मैं ये अचीव कर लूंगी। सो दैट्स द कंसर्न बेसिकली। सो एक्चुअली वजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे ये फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि आप वो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। ठीक। ओके, बहुत शुक्रिया।